नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम अपने देश के नाम को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप बोलोगे कि अरे नाम को समझने का क्या मतलब है। देखिए, कुछ समय पहले हमने भारत में कंट्रोवर्सी देखी। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जो इंडिया नाम है उसी को चलने देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया भारत के नाम को भारत कर देना चाहिए, यानी अब मतलब ऑफिशियली हमारा जो नाम है उसको भारत कर देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो नाम है इंडिया, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में जब देश की बात आती है तो वहाँ पे लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। तो आज हम इस लेक्चर में इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया दैट इज़ भारत, इसका मतलब क्या है। ये कंप्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन होने वाली है हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल डायमेंशन की, इंडिया के नोमेनक्लेचर की। यहाँ पे हम अपने देश के नाम के ओरिजिन्स को देखेंगे, इनसे रिलेटेड डिबेट्स को देखेंगे, और इंडिया और भारत इन दो नामों के साथ क्या क्या इम्प्लीकेशंस जुड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के फैक्ट्स और करंट अफेयर के टॉपिक्स को शेयर करता रहता हूँ, तो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जरूर जुड़ना चाहिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर के एजेंडा से। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे, भारत और इंडिया के ओरिजिन को देखेंगे और एंशियंट नेम्स को देखेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को देखेंगे कि कैसे हमारे भारत के नाम को भारत का संविधान एड्रेस करता है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या की डिस्कशंस हुई और क्या व्यू पॉइंट्स थे इंडिया के नाम से रिलेटेड। और फिर हम कुछ इम्प्लीकेशंस और एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर नाम बदलता है तो पोटेंशियल इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने नाम बदले हैं। तो सबसे पहले हमारे लैंड का, हमारे देश का एंशियंट नाम क्या हुआ करता था। तो सबसे पहला नाम आता है आर्यवर्त। देखिए, एंशियंट संस्कृत में जो टर्म है नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, वो है द अबोर्ड ऑफ द आर्यास। तो यानी ये आर्यास का घर है। तो जो आर्यास का घर है उसको हम क्या कहेंगे, आर्यावर्त कहेंगे। फिर आता है भारतवर्ष। अब इसका जो हिस्टोरिकल मतलब है वो है द लैंड ऑफ भरत। तो भरत एक लेजेंडरी किंग थे, राजा थे, और ये उनकी लैंड मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे ये नाम आया भारतवर्ष, यानी कि द लैंड ऑफ भारत, जो एक लेजेंडरी किंग थे। एक और नाम आता है जम्बू द्वीपा। अब ये जो टर्म है इसको एंशियंट बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन टेक्स्ट में यूज़ किया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेफ़र करने के लिए। तो ऐसे कई हिंदू टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जम्बू द्वीप का नाम आया है। अब यहाँ पे बात आई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, तो मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को अलग वीडियोस में कवर किया है। आपको वो दोनों वीडियोस देखनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए उन वीडियोस से बाहर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कंप्रीहेंसिवली उन दोनों टॉपिक्स को कवर किया है एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसके साथ साथ एक महात्मा गांधी के ऊपर भी जीके क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई है, और वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लरिकल से लेकर तो यूपीएससी तक, आप सब जानते हो कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और महात्मा गांधी, इनसे कोई ना कोई सवाल बनता ही है। तो इसलिए इन तीनों को आपको जरूर देखना चाहिए। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और ये जो वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू वीडियो इसके बाद, इस वीडियो के बाद आने वाली है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अब एंशियंट कुछ टेक्स्ट हैं जैसे कि ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनमें हमारे जो भारत का नाम है वो अपीयर होता है, और वो बताता है कि हमारे भारत की काफ़ी रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज रही है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 1 भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है पहला, वो बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उन सारे के सारे स्टेट्स की यूनियन है हमारा भारत। तो भारत क्या है,
आर्टिकल 1 बताता है आपको कि भारत है क्या। सबसे पहले भारत का नोमेनक्लेचर आया, इंडिया, दैट इज़ भारत। तो यहाँ पे भारत के संविधान में इंडिया नाम भी आ रहा है और भारत का नाम भी आ रहा है। फिर बताया गया कि ये है क्या, तो ये शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि ये स्टेट्स की यूनियन है। यही एक कारण है कि भारत में राज्यसभा भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को। और क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो इसलिए जो पार्लियामेंट है उसमें स्टेट्स को भी पावर देना ज़रूरी है। यही कारण है कि हमारे भारत में राज्यसभा है, हमारे भारत में बाई कैमरल पार्लियामेंट है। राज्यसभा और लोकसभा को मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है। इंडियन पॉलिटी मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी और ये वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो फॉर्मुलेशन है ये दोनों नामों को ऑफिशियली एक्नॉलेज कर रही है। हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। भारत का जो संविधान है वो इन दोनों नामों को ऑफिशियली एक्नॉलेज करता है। तो यहाँ पे इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है दोनों के दोनों नामों को। इंडिया और भारत दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही नाम है। प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ये जो आपको यहाँ पे प्रियम्बल देखने को मिल रहा है इसको बाद में चेंज भी किया गया था और यहाँ पे 2-3 और चीज़ें ऐड की गई थी। अब उसको विस्तार से हम तब देखेंगे जब हम प्रियम्बल को कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी में। अभी तक इस समय कवर नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द हम इसको कवर करने वाले हैं। तो जब भी कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए आने वाली हैं। तो अब यहाँ पे जब आप प्रियम्बल को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे हो, यहाँ भारत का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ इंडिया का नाम आ रहा है, वो भी यहाँ पे 2 बार। तो इंडिया यहाँ पे प्रियम्बल में देखने को मिलता है। प्रियम्बल जो है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया का नाम ले रहा है और इस हिसाब से ये एक तरीके की कंटिन्यूटी को इस्टेब्लिश कर रहा है जो प्री इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी थी हमारी। तो आज़ादी से पहले हमारे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय भी हमारे भारत को इंडिया बोला जाता था। तो बाद में प्रियम्बल में भी जब हम इंडिया को एक्सक्लूसिवली यूज़ कर रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूटी को इस्टेब्लिश कर रहा है कि हमारी जो प्री इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी थी, आज़ादी से पहले जो हमारी आइडेंटिटी थी दैट इज़ इंडिया, उसी को हम कंटिन्यू यहाँ प्रियम्बल में कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 1 में हमने भारत को भी डाला। अब ये क्यों डाला ये आपको तब समझ में आएगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसकी डिबेट्स को कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल है कि जो इंडिया नेम है इसका ओरिजिन कहाँ से आता है। तो यहाँ पे आप इस फोटो में इस रिवर को देख पा रहे हो। ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है, उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो नाम है इंडिया इसका ओरिजिन आता है इंडस से। द नेम इंडिया डिराइव्स फ्रॉम इंडस, जो कि एक रिवर है जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फ्लो करती है। तो इंडस शब्द से हमारा भारत का नाम इंडिया पड़ा। मैगस्थीन्स ने, जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर था, उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, तो वो नाम भी इंडस और इंडिया से ही आया, इंडिका। ये अर्लीस्ट अकाउंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किसी भी वेस्टर्न ऑब्जर्वर के द्वारा। तो जो मैगस्थीन्स हैं उसने भी इसी के बेसिस पे एक किताब लिखी, उसका नाम इंडिका था। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिका किसने लिखी है या मैगस्थीन्स ने कौन सी किताब लिखी है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रोमन एडाप्टेशन। तो इंडिका जो है वो रोमन लैंग्वेज में धीरे धीरे इवोल्व हुआ टू इंडिया। तो पहले इंडिका बना, इंडस से इंडिका, फिर इंडिया। और ये यूरोपियन ट्रैवलर्स के द्वारा वाइडली यूज़ किया जाने लगा। तो जब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आएगी, जब भी हमारे देश की बात आएगी, तो उसमें जो भी यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो इसको इंडिया बोलने लगे। तो इंडिका से इवोल्व हुआ इंडिया रोमन लैंग्वेज में। और यहाँ पे ये जो इंडिया है ये डिस्क्राइब करता है इसकी रिच और एबंडेंट लैंड को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच और काफ़ी बड़ी लैंड है। तो ये मतलब होता है इंडिया का। इंडिया जो शब्द है ये कहाँ से आता है, ये इंडस रिवर से आया है।
अब इंडस रिवर जो है उसको नेम से एक माना जाता है। तो प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में फ्लो करती है। अब पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो वहाँ से नाम आया है इंडिया। लेकिन अब देखो कि एक्चुअल में ये इंडस रिवर जिससे इंडिया नाम आया है, ये हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में फ़्लो कर रही है। इसकी काफ़ी प्रोफाउंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही है। ये क्रेडल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता निवास करी है, जिसको दुनिया की ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स में से एक माना जाता है। इससे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिस एग्जामिनेशन में नहीं करोगे। काफ़ी डिटेल वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ग्रीक और रोमन ट्रैवलर्स थे, उन्होंने जब पहली बार इस माइटी रिवर को एनकाउंटर किया या देखा, जब वो नॉर्थ वेस्ट से सब कॉन्टिनेंट को अप्रोच कर रहे थे, तो वहाँ से इसका जो नाम है इस पूरे के पूरे रीजन का, वो निकल के आया इंडिया। संस्कृत नेम जो है इस रिवर का वो है सिंधु, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब ये जो सिंधु शब्द है, ओल्ड पर्शियन में इसी से प्रोनाउंस होता है हिंदू। तो जो पर्शियन लोग हुआ करते थे वो बेसिकली एस को अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, तो सिंधु से उन्होंने हिंदू बना दिया। तो इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि हिंदू, तो हिंदू बेसिकली एक जोग्राफिकल टर्म है। तो बेसिकली अगर आप में से कोई हिंदू है और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो सनातन धर्म या सनातन वैदिक धर्म जो है वो हमारा धर्म का नाम आता है। क्योंकि जो शब्द है हिंदू, ये तो एक जोग्राफिकल शब्द है कि भैया सिंधु घाटी के उस पार जो लोग रहते हैं वो सिंधु या हिंदू हैं। अब स को अच्छे से पर्शियन लोग नहीं बोल पाते थे, तो वो हिंदू बन गया था और इवेंचुअली फिर ये ग्रीक में इंडस बन गया। तो ये हमारे नाम का इतिहास है। अब ये हो गया इंडिया का। अब हम बात करते हैं भारत का कि इसका क्या ओरिजिन है, ये कहाँ से आता है। तो भैया भारत जो नाम है इसका लिंक सीधे हमारे जो इंडियन हिंदू या सनातन स्क्रिप्चर्स हैं उनसे इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। तो विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग भारत डिस्क्राइब करता है सदर्न ओशियन और स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो नॉर्थ में हैं। यहाँ पे साउथ में जो ओशियन है और नॉर्थ में जो हिमालयाज़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, इनके बीच का जो रीजन है, ये है विष्णु पुराण। इस प्रकार से विष्णु पुराण भारत को डिस्क्राइब करता है कि ये रीजन है कहाँ से कहाँ तक, जो बर्फ़ से ढके हिमालय पर्वत हैं उनसे लेके तो यहाँ जो साउथ में ओशियन है, इनके बीच का ये पूरा का पूरा जो लैंड है, जो रीजन है, वो क्या है, वो भारत है। और कहीं ना कहीं किंग भरत के साथ भी इसका लिंक आता है कि ये जो भरत शब्द है ये एंशियंट संस्कृत से डिराइव किया गया है और ये जो किंग भरत जो राजा हुआ करते थे भरत, उनसे एसोसिएटेड है। ये एक लेजेंडरी मोनार्क थे जिनका जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है। इवन महाभारत और पुराण में भी भरत का जिक्र आता है। तो इनके नाम से भारत आया, और या तो विष्णु पुराण में जिस प्रकार से भारत को डिस्क्राइब किया गया है वहाँ से नाम आता है भारत। तो ये इसका ओरिजिन है। अब हम अगर किंग भरत के बारे में देखें तो ये सन थे दुष्यंत और शकुंतला जी के। तो एक राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके बेटे थे भरत। इनकी स्टोरी को कालिदास जी एक बहुत बड़े महान कवि थे, उनका एक प्ले था अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें नरेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, कालिदास जी ने। और इसमें किसकी स्टोरी को नरेट किया गया है, तो भरत की। कालिदास जी ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उन सारों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलेंगे इंक्लूडिंग बुक्स रिटन बाय कालिदास। एक लेजेंडरी एम्परर थे ये, और माना जाता है कि अपने समय में इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था। तो ये हैं भरत। कालिदास वाली वीडियो जरूर देखिएगा, इससे कई बार सवाल बने हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। महाभारत में एक राइचियस किंग को डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए और अपने किंगडम के माध्यम से धर्म को इस्टेब्लिश किया। तो उनके डिसेंडेंट थे भरत, जिन्होंने इस लैंड को, इस जगह को, इस रीजन को नाम दिया भारतवर्ष या फिर सिंपली भारत। अब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के ऊपर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जब भारत का संविधान बन रहा था उसमें क्या क्या डिबेट्स हुई और कैसे ये लाइन निकल के आई,
जो आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज़ भारत। तो देखिए नए इंडिपेंडेंट कंट्री का जो नाम था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में। कई लोग कह रहे थे कि हम अपने देश का नाम भारत रखेंगे ताकि हमारी जो इतिहास, जो एंशियंट इंडिया में हमारी तूती बोला करती थी, उसको ये एडवोकेट करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए और कंटिन्यूटी के लिए इंडिया नाम को प्रेफर करने की बात कही, क्योंकि उस समय तक जब गोरे हम पे राज किया करते थे तो उस समय पूरी की पूरी दुनिया में हमारा जो देश है उसको इंडिया नाम से जानते थे। तो कई लोग चाहते थे कि हम इसी को कंटिन्यू रखें और जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसको हम बनाए रखें। लेकिन कुछ लोग थे जो चाहते थे कि भारत नाम रखना चाहिए ताकि हमारी जो पास्ट ग्लोरी है उसके साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सबसे पहले जो 4 नवंबर 1948 को इनिशियल ड्राफ्ट रखा था, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भारत शब्द नहीं था। सबसे पहले जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, जो कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो ये डेट याद रखनी है कि इनिशियल ड्राफ्ट कब रखा गया। तो 4 नवंबर 1948 को रखा गया था, ये सवाल बन सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब उस समय इनिशियल ड्राफ्ट आया तो उस समय भारत के संविधान में भारत नाम नहीं था। लेकिन उसके बाद 17 सितंबर 1949 को इन्होंने एडवोकेट किया कि जो आर्टिकल 1 है हमें उसको चेंज करना चाहिए और इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको रखना चाहिए। तो सबसे पहले भारत शब्द नहीं था, लेकिन बाद में फिर 17 सितंबर 1949 में इन्होंने एडवोकेट किया डॉक्टर अम्बेडकर ने कि हमें आर्टिकल 1 को बदलना चाहिए और उसको हमें इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बात आई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद है और बाकी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक जीके क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हो रही थी भारत के नाम के ऊपर, तब कुछ लोगों ने कुछ बातें कहीं। तो किसने क्या कहा सबसे पहले वो देखते हैं। पहले आते हैं HV कामत जी। HV कामत ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर थे और उन्होंने सबसे पहले इनॉग्रल अमेंडमेंट को प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि हम क्या लिख सकते हैं, भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। हम ये लाइन अपने भारत के संविधान में लिख सकते हैं, भारत, फोकस हम भारत पे देंगे, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया, कि भैया अंग्रेजी भाषा में इसको इंडिया भी कहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे हम कहते हैं आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, तो वो है कि इसकी जगह हम ये सब लिख सकते हैं। फिर आते हैं सेठ गोविंद दास जी। इन्होंने रिकमेंड किया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, भारत नोन एज इंडिया आल्सो इन फॉरेन कंट्रीज़। तो इन्होंने कहा कि हमें ये लाइन लिखनी चाहिए। फिर आते हैं कमलापति त्रिपाठी जी। इन्होंने सजेस्ट किया था भारत दैट इज़ इंडिया, ये लिखा जा सकता है। और फिर आते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। इन्होंने सिंपली प्रपोज किया भारतवर्ष, ये देश का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चार अलग अलग चीज़ें आई। तो फाइनली जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 1 में चुना गया वो जो हमारे कमलापति त्रिपाठी जी थे, तो त्रिपाठी जी की बात को सजेस्ट किया गया। तो भारत दैट इज़ इंडिया इन्होंने कहा, तो फिर इंडिया दैट इज़ भारत इवेंचुअली डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किया। इन सब के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अल्टीमेटली इंडिया दैट इज़ भारत इसे जाके अडॉप्ट कर लिया। फाइनल डिसीजन जो था वो बना इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसको केयरफुली क्राफ्ट किया गया है ताकि हम दोनों चीज़ों को, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमें इंडिया नाम से मिल रही है और जो कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें भारत नाम से मिल रही है, उन दोनों को एक्नॉलेज करते हुए। तो यहाँ पे इस प्रकार से ड्यूल नॉमेनक्लेचर हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे भारत को पिछले 60 डिकेड से यानी 70 साल से भी ज़्यादा के समय से सर्व कर रहा है।
ये जो डिसीज़न है ये असेंबली के विजडम को बताता है कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों को बैलेंस किया गया, ताकि जो नेशनल आइडेंटिटी है और जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उन सारों को बैलेंस किया जा सके, और कल्चर हेरिटेज और जो पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है उन दोनों को साथ में लिया जा सके। अब मान लो कि हम अपने देश का नाम बदलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में इस प्रकार की कभी कभी बातें होती हैं, तो इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रिलीजियस इंक्लूसिविटी के कंसर्न्स। जो शब्द है भारत, ये हिंदू स्क्रिप्चर से लिया गया है, तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, उन्हें एक रॉन्ग सिग्नल दे सकता है। इस प्रकार की बातें कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है ये सेकुलर है। भारत के जब दो टुकड़े हुए तो पाकिस्तान ने तो धर्म चुना, उन्होंने इस्लामिक कंट्री बनना चुना। भारत ने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे। अब सेकुलरिज्म क्या होता है, इसके मतलब क्या है, भारत में इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको ज़रूर देखिएगा। भारत के कंटेक्स्ट में तो खासकर जो इंडियन पॉलिटिक्स है वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े, उसके चलते आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सेकुलरिज्म वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर मेरी आप इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को डेफिनेटली वहाँ पे मिलेंगी। तो अब यहाँ पे ये कंसर्न कुछ लोगों के द्वारा होते हैं कि क्योंकि जो शब्द है भारत ये हिंदू स्क्रिप्चर से आया है, तो जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं ये उन्हें एक गलत सिग्नल दे सकता है, और यहाँ पे और ज़्यादा कम्युनल डिवीजन्स हो सकती हैं। ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल डिवीजन्स हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा कम्युनल डिवीजन्स भी हो सकती हैं। तो एक ये कंसर्न आता है। दूसरा आता है नेशनल आइडेंटिटी की सेंसिटिविटी। अब देखिए, देश का जो नाम होता है ये काफ़ी क्लोजली देश की आइडेंटिटी और प्राइड के साथ जुड़ा होता है। अब तुम ओवरनाइट रातों रात अगर नाम को बदल दोगे तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, उनसे मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ जनता में ऐसे लोग हों जिनको ये पसंद ना आए। तो अब आप लोग भी जनता ही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या मानना है। अगर इंडिया का नाम चेंज होता है मे बी भारत में या किसी भी चीज़ में, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी जनता हो और आपको भी अपना दिमाग लगा के अपना जो हेसे है या अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बात हो रही है और देश तो सभी का है, इसके ऊपर सभी का हक है। तो सभी का अपना हेसे और अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का। तीसरा आता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के चैलेंजेस। अब देखिए, पूरी दुनिया में हमारा जो देश है, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज़ की बात हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IMF है, WHO, वहाँ पे हमारे देश को इंडिया नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगेंगे अगर नाम चेंज करते हैं, तो ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस में स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर करने के लिए। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पे है। तो इस प्रकार के कुछ पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम अपने देश का नाम बदलते हैं तो। अब इसके साथ साथ और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लॉ है, करेंसी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारों को भी अपडेट करना पड़ेगा। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अब देखो, जब हम नाम चेंज करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि करेंसी, पासपोर्ट्स, बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, साइनेज, इसके साथ साथ लॉ, करेंसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन सारी जगहों पे नाम चेंज होंगे तो इससे पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। फिर आता है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल कंसिडरेशंस। अब भारत जो है उसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अलग अलग बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से रीजन्स हैं, कितनी ज़्यादा धर्म हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देश के डिफरेंट नाम अगर होता है तो ये एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी ऐड कर सकता है। वैसे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हमें भारत में देखने को मिलती हैं। कुछ समय पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटका में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी जो और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वो सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे देशों की बात करते हैं जिन्होंने अपने देश के नाम को समय के साथ बदला है। सबसे पहले तुर्की आता है। देखो, तुर्की ने 2022 में अपना नाम तुर्की से बदल के तुर्किये किया था।
तुर्की ने ऑफिशियली अपना नाम तुर्कीय रखा, ये कहते हुए कि ये जो नाम है तुर्कीय, ये बेहतर से टर्किश पीपल्स के कल्चर, सिविलाइजेशन और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये जो चेंज था, इसको सारे के सारे इंटरनेशनल फोरम्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में इम्प्लीमेंट किया गया। फिर आता है ज़ेरे टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। तो ये जो देश है ये अफ्रीका का देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो पहले इसका नाम ज़ायरे हुआ करता था। 1997 में इन्होंने अपने नाम को बदला था ताकि जो डिक्टेटोरियल रिजीम थी मोबूटू सेसे सीको, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्टेटर हुआ इस देश का, उससे अपने देश को डिसोशिएट किया जा सके। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा, 3 डिकेड्स, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 30 साल से ज़्यादा रूल किया था और ये डिक्टेटर था। और बोला जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक सा डिक्टेटर था। मोबूतू सेसे सेको किस देश का डिक्टेटर था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो उसके समय इस देश का नाम ज़ायरे था। 1997 में इसका नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो रख दिया गया था। ये चेंज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो देश में काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन लेकर आया और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी में ये दोबारा वापस अपने देश को ले गया। कुछ और कंट्रीज़ की बात करें तो एक सेलोन आता है। पहले इसका नाम सेलोन था, अब इसका नाम श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता होना चाहिए। 1972 में इन्होंने अपने नाम को बदला था। रीज़न क्या था? डीकोलोनाइजेशन। भैया अब हम आज़ाद हैं तो अब हम नया नाम रखेंगे, हम अंग्रेज़ों का नाम या अंग्रेज़ों के समय का नाम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी जो मानसिकता है वो ये है कि हम अंग्रेज़ों के समय का नाम नहीं रखेंगे। और हमारे कुछ लोगों की मानसिकता क्या है कि अरे छोड़ो, हमें कंटिन्यूटी और जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसको बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये बदलाव सोच में आ जा रहा है। श्रीलंका के लोगों ने बोला कि भैया हम अंग्रेज़ों के समय का जो नाम है उसको नहीं रखेंगे, तो 1972 में इन्होंने अपना नाम बदल लिया। पहले क्या था? सेलोन था। फिर आता है सियाम। तो ये पुराना नाम है थाईलैंड का। ये इन्होंने अपना नाम बदला था 1939 में। रीज़न क्या था? देशभक्ति, नेशनलिज्म। तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम। फिर आता है बर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पड़ोसी देश है। अभी इसका नाम है म्यांमार, पहले इसका नाम बर्मा था। 1989 में आके इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। रीज़न क्या था? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यहाँ पे रिफॉर्म्स आए और फिर उन्होंने अपना नाम बदल के म्यांमार रख लिया। अब क्या आप लोगों को पता है कि म्यांमार या बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था? जी हाँ, पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय ये भारत से अलग हुआ था। तो क्या कारण थे? ये भारत से अलग क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पूरी की पूरी इनसाइड स्टोरी को मैंने काफ़ी अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था म्यांमार, लेकिन 35-36 के समय ये हमारे देश से अलग हो गया था। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर आता है पर्शिया। तो पारसी धर्म के लोग यहाँ रहते थे, पर्शिया, और अभी इसको ईरान कहते हैं। तो ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। ये तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा। यहाँ की भाषा भी अभी तक पर्शियन ही है। 1935 में आके इन्होंने अपना नाम बदला था और कारण क्या था? कल्चरल आइडेंटिटी। एक आता है रोडेशिया। तो ये इस समय जिम्बाब्वे का नाम है। जिम्बाब्वे का पहला नाम रोडेशिया था। 1980 में ये नाम चेंज हुआ था और रीज़न क्या था? इंडिपेंडेंस। तो जैसे ये आज़ाद हुए इन्होंने अपना नाम बदल लिया। अब हम बात करते हैं द ड्यूल आइडेंटिटी इन प्रैक्टिस। अब हमारी ड्यूल आइडेंटिटी है तो इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल यूसेज की बात करें तो देखिए, इंडिया और भारत दोनों नाम ऑफिशियल कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। इंडिया जो है ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। जैसे मान लो हमने कोई ट्रीटी साइन करी या कहीं पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ भी है, वहाँ पे जो भारत का नाम आएगा वो क्या आएगा? इंडिया, जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि जो हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं वहाँ पे हम भारत शब्द का यूज़ करते हैं। अब बात आई पासपोर्ट की। अब आप बोलोगे सर पासपोर्ट भी तो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। तो जो पासपोर्ट है वहाँ पे दोनों भाषाओं में नाम होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंग्लिश में और भारत गणराज्य हिंदी में। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य, ये दोनों ही नाम हमारे इंडियन पासपोर्ट में होते हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो
नॉर्मल जो एवरीडे यूसेज है वहाँ पे हम भारत शब्द का यूज़ करते हैं, हिंदी में भी और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी। लेकिन अब ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, कई लोग तो इंडिया यूज़ भी कर लेते हैं, तो दैट्स ओके। और टिपिकली जो इंग्लिश के कंटेक्स्ट में अगर हमने यूज़ करना है तो हम इंडिया का यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी या बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में हमने यूज़ करना है तो हम मतलब बहुत से लोग भारत का यूज़ करते हैं एवरीडे यूसेज में। और कई इंडिया का भी कर लेते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी कई बार अंग्रेजी के शब्द एज इट इज़ यूज़ कर लिए जाते हैं, तो इट्स ओके। अब अगर हम नेशनल एंथम की बात करें तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली भारत शब्द का यूज़ हुआ है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो यहाँ एक्सप्लिसिटली भारत का यूज़ हुआ है। प्रियम्बल में हमने देखा था एक्सप्लिसिटली इंडिया का यूज़ हुआ था, लेकिन जो हमारा नेशनल एंथम है वहाँ एक्सप्लिसिटली भारत का यूज़ हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम एक पब्लिक परसेप्शन या आइडेंटिटी की बात करें तो अगेन वैसे पब्लिक परसेप्शन जो है वो इंडिविजुअल या डिपेंड करता है कि तुम कौन सी विचारधारा से आते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ जनता में लोगों ने भारत शब्द का जो प्लेकार्ड है वो लिया है, कईयों ने इंडिया शब्द का लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी सिटीजन्स के लिए जो नाम है वो सेम नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो ड्यूल नोमेनक्लेचर होता है ये भारत के एक ऐसे करेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास एबिलिटी है सिंथेसिस की भी, और हम प्लूरलिटी को इम्ब्रेस करते हैं या कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। जो हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं उनमें हो सकता है कि जो नाम है भारत, इसके प्रति उनका ज़्यादा झुकाव हो या काफ़ी स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शंस हों। लेकिन अगर वहीं पे हम कुछ सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके अपने अलग नाम हैं अपने देश के लिए, और वो उनके लिए काफ़ी ग्रेटर सिग्निफिकेंस जो है वो रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कहाँ से आप आ रहे हो, किस कल्चर से, किस लैंग्वेज से और किस रीजन से या किस विचारधारा से, उसके ऊपर पब्लिक परसेप्शन और जो आइडेंटिटी है वो डिपेंड करती है। तो जो मल्टीपल नेम हैं इनकी जो कोएग्जिस्टेंस है ये बताता है कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि तुम इंडिया भी बोल रहे हो, तुम भारत भी बोल रहे हो, तुम कई लोग हैं जो आर्यवर्त भी बोल रहे हैं, कोई जम्बू द्वीप भी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर मान लो कोई भारत बोल रहा है तो अंग्रेजी वाला भी समझ जा रहा है कि इंडिया की ही बात कर रहा है। कोई अगर आर्यव्रत या जम्बू द्वीप बोल रहा है तो हम समझ जा रहे हैं कि भाई ये इंडिया की या भारत की ही बात कर रहा है, बशर्ते तुम्हें पता हो कि भारत को आर्यव्रत या जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जो हमारी पहली स्लाइड थी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए अपने देश के नाम को बदलने से पहले। सबसे पहले ब्रॉड कंसेंसस यहाँ पे बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी नाम चेंज होगा तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो जनता है अलग अलग रिलीजन्स में, लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजन्स में, वो सारे इसको एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कर रहे हैं एक तरफ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ एक ब्रॉड कंसेंसस होनी चाहिए। फिर एक हिस्टोरिकल रिसर्च आता है कि फॉरेन ओरिजिन जो है इंडिया का, इस एस्पेक्ट को केयरफुली स्टडी किया जाना चाहिए और फिर ही इसका डिसीजन लेना चाहिए। जो हमने पहले भी कहा कि इंडस शब्द से ये इंडिया आया है, या इंडिका नाम जब गया तो रोमन्स ने फिर वहाँ से इंडिया बनाया या जो भी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर केयरफुली हमें स्टडी करना चाहिए। ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम नाम को बदल दो। अगर ऐसा होता है तो फिर बैकलैश हो सकते हैं, कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इस प्रकार की बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो नेशनल कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को ध्यान में रखते हुए जो नाम अगर आपने चेंज करना है तो वो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो जो चेंज है उसको डेवलप करना चाहिए। अगर सडन और नॉन कंसेंशुअल हो जाता है तो उससे बैकलैश भी हो सकता है। फिर आता है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को बैलेंस किया जाना चाहिए। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है और जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पोजीशन है हमारे देश के नाम की, उन सबको कंसीडर करते हुए ही नाम बदलने का डिसीजन लिया जाना चाहिए। इसेंस क्या है हमारे भारत की आइडेंटिटी की, चाहे आप इसको इंडिया कहो, भारत कहो, जम्बू द्वीप कहो, आर्यव्रत कहो, ये हमारे देश की आइडेंटिटी को बताता है। ये हमारे भारत के रिच कल्चर को, लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशंस को और जो शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उन सारों को डिफ़ाइन करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन है इंडिया दैट इज़ भारत, ये काफ़ी एलिगेंटली हमारे भारत के एंशियंट सिविलाइजेशन
और जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, इन दोनों चीज़ों की जो डुअलिटी है इसको एक्नॉलेज करता है। और यहाँ पे जो विजडम की बात अगर करें तो वो सिर्फ नामों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जो फुलनेस ऑफ आइडेंटिटी है हम उसे एम्ब्रेस करें, और इसके साथ साथ हम भाईचारे की बात करें, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हमारे देश को जाना जाता है उसको हम मेंटेन करके रखें। की टेक अवेज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो दोनों इंडिया और भारत नामों को रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिस्टोरिकल डेप्थ है, इंडिया जो है वो इंडस रिवर से आया है और भारत जो है वो हमें किंग भरत से और जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। तीसरा है केयरफुल डेलिब्रेशन। तो यहाँ पे जब मल्टीपल नामों के ऊपर डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो काफ़ी समझदारी से ये जो ड्यूल फॉर्मेशन है इंडिया और भारत की, इसको हमने चुना है। कम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस, कोई भी अगर नाम बदलता है तो सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, कल्चरल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं। उसके साथ साथ कॉस्ट भी काफ़ी होगी, और अगर एकदम से चेंज कर दिया जाए तो फिर बैकलैश भी हो सकता है जनता का। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिला हो हमारे देश के नाम का, और जो भी कंट्रोवर्सीज कुछ समय पहले पॉलिटिकली चल रही थी उन चीज़ों का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी लेक्चर्स के बारे में मैंने बताया उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जो प्लेलिस्ट मैंने बताई हैं वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूजिव की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टीस की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।